इंग्लिश पेपर जो CDS 1 2025 में कंडक्ट होने वाला है, उसकी कुछ एग्जाम बेस्ड स्ट्रेटेजी आज हम लोग इस सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। मैं मानता हूं कि मेरे जितने भी फेलो क्रिएटर्स हैं वो सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैराथन बना रहे हैं, सेशन बना रहे हैं, है ना, बहुत अच्छी चीज है। बट ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रामर की नॉलेज के साथ साथ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे उस ग्रामर को अप्लाई किया जाए, क्योंकि जब तक आप लोगों को यही नहीं पता कि उस ग्रामर की नॉलेज को अपन लोग पेपर में कैसे अप्लाई करेंगे, तब तक मजा तो नहीं आने वाला भाई, है ना। तो आज इस सेशन में यही चीज अपन लोग सीखने वाले हैं, है ना। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट टू नो कि कैसे अपन लोगों को पेपर को अप्रोच करना है। और ये भी है ना, मैं साइकोलॉजिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट सेंसलेस होता है जब तक उसके पीछे कोई फिलोसफी, साइकोलॉजी या कोई साइंस ना हो। तो साइंटिफिक तरीके से अपन लोग बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि भैया अब इंग्लिश का जो पेपर है उसको अप्रोच कैसे करना है ना। मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंग्लिश से एसोसिएटेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। मिलेगा कहां पे? बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पिंड कमेंट में भी कुछ महान आदमी उसको मेंशन कर देंगे। अब ये तो बात हो गई। ये कुछ नोट्स ऐसे दिखने में लगेंगे, है ना, सुंदर लिखते हैं, देखने में थोड़ा सा एंगेजिंग लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा उनको पढ़ के। तो ऐसे अब उसमें पहले वाले जो नोट्स थे उसके अंदर मैंने इमोजीज ऐड नहीं किए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर है ना पिक्चर ज्यादा नहीं होती, लेकिन क्या होते हैं ना हमारी लाइफ के अंदर ये व्हाट्सएप बाबा, ये चीज व्हाट्सएप बाबा, फेसबुक बाबा और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, उन्होंने इंश्योर करी कि भैया इमोशन हमारी लाइफ के अंदर डालते हैं इमोजीज। ऐसा होता है ना, जब कोई गुस्सा होता है तो इमोजीज कोई मेंशन कर देता है ना, गुस्सा है तो गुस्से वाला इमोजी, है ना, कंफ्यूज है तो सिर पे ऊपर पसीने वाला इमोजी, ऐसा करके भेज देता है। तो उस कंटेंट के अंदर मैंने वो इमोजीज ऐड कर दिए हैं ताकि उनको एंगेजिंग बनाया जा सके। इंग्लिश वैसे कुछ एंगेजिंग वाला तो मसाला उसमें कुछ होता नहीं है, लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की तरह उसको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो मैं एग्जाम को अप्रोच करने का तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ, CDS 2 2024 में उसको मेंशन करके मैंने बताया। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने, मैंने एक पोल कंडक्ट किया कि यार कुछ फायदा भी होता है या मैं ऐसे ही बोल बच्चन कर रहा हूँ, तो भैया फायदा होता है। देखो ये पोल कंडक्ट किया था, ये मेरे मामा के लड़के नहीं है, 1814 लड़के, 18 से 14 बंदे जो हैं सेम चीज ही बात बोल रहे हैं। बहुत सारा फायदा हुआ उनको फ्लिपिंग टेक्निक से, है ना। उसके बाद में एडवांस अप्रोच कैसे करेंगे, PYQ से करेंगे, उसको भी एक एक करके अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि भैया अगर आप लोग इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप 90% पेपर को सॉल्व नहीं करते, है ना, 90% पेपर को सॉल्व नहीं करते, तब तक ये श्योरिटी है कि आप लोग 70 से ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने 120 में से 60 क्वेश्चन ही सॉल्व किए तो जब पेपर ही 50 नंबर का सॉल्व कर रहे हो तो भाई 90 कहां से आएंगे, है ना। तो ये मान के चलो कि लगभग 105 से 110 के बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इफेक्टिवली सॉल्व करने हैं, पेपर के अंदर सॉल्व करने हैं। और ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पेपर का पैटर्न कितना भी बदल जाए, 90% पेपर वो पुराने वाला ही आएगा जो हर साल आता है। उसमें वही पैराजंबल होंगे, वही सेंटेंस रीअरेंजमेंट होंगी, वही पार्ट ऑफ स्पीच के जो 12-14 टॉपिक होंगे वो हो गए। उसके बाद में फ्रेजल वर्ब के बेसिस पे, कंजक्शन के बेसिस पे, प्रेपोजिशन के बेसिस पे, या कोई एक्सेप्शन होगा जो कि इंग्लिश में एडजेक्टिव में मिलेगा, नाउन में मिलेगा, प्रोनाउन में मिलेगा, उसके बेसिस पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे। अब कुछ महान आदमी उसको क्लोज टेस्ट बोल देते हैं। कई बार हमें यह भी बोला जाएगा कि भैया प्लीज हमें प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स का एक टॉपिक बताओ। और ये सारी बातें हम लोग पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा सजेशन है कि इंग्लिश के टॉपिक वाइज अप्रोच कैसी हो उसको देखना है तो पिछले वाले वीडियो को देख लेना, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो, समझो कि अपने को क्या करना है कि इंग्लिश के अंदर किसी भी हालत में 90% पेपर तो सॉल्व करना है। अभी तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आर्ग्यूमेंट भी समझ में आ गया कि क्यों ऐसा है, क्यों। अब देखो, एग्जामिनर जब 100% पेपर बनाएगा, ठीक है, अगर वो 120 क्वेश्चन उसके अंदर डालता है तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये कोई भी पेपर हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का पेपर हो, नेट का पेपर हो, JRF का पेपर हो, या कोई भी पेपर हो, है ना, UPSC का कोई भी पेपर हो, दूसरा पेपर हो, तो उसमें क्या होता है, एक रेशियो बनाया जाता है 30-40-30 का। ये साइंटिफिकली हर टीचर इसको यूज करता है, मैं भी अपने जो भी टेस्ट सीरीज यहां पे बनाता हूं उसमें यूज करता हूं। बेसिकली क्या है, 30% ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे जो कि बहुत ईजी होंगे, बहुत ज्यादा ईजी होंगे,
और हर मूर्ख आदमी उसको कर लेगा। याद है ना, एग्जाम सेंटर के बाहर एक वो बंदा खड़ा रहता है जो कि किसी के कंधे पे हाथ रख के बोल रहा होगा कि तेरे भाई ने तो कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी भाई ये तो ऐसे निकाल दिया हमने, अगर मैं पढ़ के आता तो पास हो जाता, है ना, फिर तो तेरे भाई का EIR 1 आ जाता। था ना एक आदमी ऐसा। तो वो क्या करता है, वो खुश हो रहा होता है इस 30% पेपर के बेसिस पे, और 30% जो पेपर है ना वो आपका रीडिंग स्किल से सॉल्व हो जाएगा, जो अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात है 40% पेपर ऐसा होगा जो कि सिलेक्शन और रिजेक्शन को डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए 3 लाख बंदे पेपर के अंदर बैठ रहे हैं तो लगभग 2,95,000 बंदे जो फेल होंगे ना, जो फेल तो होने ही होने, उसमें तो ना आपकी चल रही है ना मेरी चल रही है। 5,000 शॉर्टलिस्ट होंगे एवरेज। वो नंबर ऑफ पीपल जो भी शॉर्टलिस्ट होते हैं स्टेज 2 के लिए वो डिसाइड होता रहता है, हर बार यूपीएससी डिसाइड कर लेता है। तो भैया अपने को क्या करना है, मॉडरेट वाला जो पेपर होता है ना उसको ध्यान से सोल्व करना है। क्यों? क्योंकि इजी तो हर मूर्ख आदमी करेगा, मॉडरेट हर अच्छा आदमी कर लेगा जिसने इफेक्टिवली पढ़ाई की होगी। और जो ये 30% हार्ड लेवल का टॉपिक होगा ये रखा ही इसलिए जाता है ताकि लोगों को डराया जा सके, या जिस इंसान की अच्छी इंग्लिश होगी वही इसको बहुत ही इफेक्टिवली अच्छे से सोल्व कर सकता है। क्योंकि कभी भी आप पेपर खोलोगे ना, चाहे सेक्शन ए हो या सेट बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी सेट हो, ये 20 जो 30% पेपर होता है ना 120 में से 12 या 36 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको इफेक्टिवली डिवाइड कर लेते हैं आपस में, है ना, 9 क्वेश्चन के सेट में, कि पहले 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप कितने ही बड़े तुर्रम खा हो, इन 8-9 क्वेश्चन में से तो कुछ नहीं आएगा आप लोगों को। क्यों? क्योंकि डराने के लिए इनका यूज हो रहा है, और एक बार हालत टाइट तो टाइट, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वोकैबुलरी यहां पे यूजुअली इसमें ऐड कर दी जाती है। कुछ PQRS का 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होगा, या पहले 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि डराने के लिए होंगे, है ना। और एक बार डर हो जाता है ना भाई, कॉन्फिडेंस गिरा तो मतलब गिरा, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। फिर आता है, अच्छा एक मेरा सजेशन है कि अगर आपको जो मैंने फ्री नोट्स मेंशन किए थे CDS और AFCAT या किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, CAPF की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, उसके लिए अगर आप फ्री में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे बैरक बडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। साथ ही साथ में अगर आप हमारे तक अपने कोई सुझाव पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सुझाव से ही इंसान मजबूत होता है और आपके जो फीडबैक होंगे वही हमें मजबूत बनाएंगे, वो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं बैरक बडी के ऊपर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरी चीज ये है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल से एडमिशन चालू हो रहे हैं रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 के। अब मैं इसका नाम कोई कट्टा भाला छाता बंदूक बैच नहीं देना चाहता, क्योंकि इफेक्टिवली बात तो वही है, पढ़ाने का काम होगा और फौज के अंदर ट्रेनिंग ही होती है, तो इसलिए इसका नाम रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 है। अब रही बात, क्लासेस 1 मई से चालू हो जाएंगी। अगर आपको ढंग से प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी मैं ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि घर पे भी प्रिपरेशन हो सकती है, बट कुछ एक सजेशन है जो आपको खुद करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अगर किया था तो कुछ गलतियां थी जो मैं 1-2 अटेम्प्ट फेल होकर मेरे को समझ में आई थी, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, मेरा सपोर्ट आपके साथ में है। इतना ही मेरे को बताना था, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, साइंस में जितने लोग साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, और अगर हमारे दिमाग की डिजाइनिंग को देखें तो दिमाग के अंदर है ना 2 पार्ट बहुत ही प्रोमिनेंट है जब लैंग्वेज को समझा जाता है। एक होता है टेम्पोरल लोब, फ्रंट पार्ट होता है ना, फोर ब्रेन के अंदर होता है, और एक होता है इन्फीरियर पैरेटल लोब जो कि नॉन। अब देखो, ये 2 पार्ट का मैंने मेंशन किया, हमारे एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो, जो पैरेटल लोब होता है ना, ये एक्टिवेट होता है रीडिंग के टाइम पे। जब आप कुछ रीड करते हो ना, रीड कुछ भी करते हो, तो रीड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टू कंक्लूड। क्योंकि जो भी आपने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालोगे, कंक्लूजन माइंड में ऐड करोगे और उसके बेसिस पे एक्शन होगा। यही तो हो रहा है, और यही इसीलिए क्या है, ये टेम्पोरल लोब हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। तो आपको ये याद रखना है कि टेम्पोरल लोब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्टिव होगा। दूसरी चीज, जब आप कुछ वर्ड रिकॉल करते हो या कहीं पे कोई एप्लीकेशन दिखाते हो या मेमोरी बेस्ड कोई काम कर रहे होते हो, ठीक है, लैंग्वेज का, तो उस टाइम पे इन्फीरियर पैरेटल लोब एक्टिवेट होता है ना, नॉन रीडिंग के केस में। अब ध्यान से समझो, अगर मैं अपने हाथ से 10 घंटे एक ही हाथ से ऐसे ऐसे चक्री भी घुमाता रहूं तो दर्द होगा ना भाई, है ना। एक टाइम के बाद में क्या होगा, मैकेनिकल फेलियर आना शुरू हो जाएगा या एफिशिएंसी का फेलियर आना शुरू हो जाएगा। जब फिजिकल बॉडी में आ सकता है तो माइंड तो और ज्यादा सेंसिटिव है ना भाई, है ना। और वो लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं जो गारंटी दे सकता हूं कि आप में से किसी की भी मदर लैंग्वेज नहीं है ना। जब मदर टंग नहीं है तो उसमें हम कंफर्टेबल नहीं है,
क्योंकि हम सोचेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूड करेंगे और एब्जॉर्ब करेंगे अपनी मदर टंग के अंदर, लेकिन हम लोग एनालाइज करेंगे उस भाषा के अंदर। तो साथ साथ में क्या ट्रांसलेशन भी चल रहा है, तो इसलिए बोल रहा हूं कि अपने को, अपने दिमाग को ठंडा भी करना है साथ साथ में। तो साथ साथ में ठंडा करने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, रीडिंग का अगर कोई मैं टॉपिक पढ़ता हूं तो नॉन रीडिंग का भी एक टॉपिक मुझे साथ में सॉल्व करना है। यानी हर 2 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, रीडिंग के टॉपिक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना है। अब कुछ एक बार बता देता हूं ये रीडिंग और नॉन रीडिंग के टॉपिक क्या है। रीडिंग टॉपिक वो टॉपिक होते हैं जिसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल होनी चाहिए। यानी आपको किताब पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, ऐसे पढ़ने की या कोई भी चीज पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए उसी पर्टिकुलर भाषा में। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप लोग सीडीएस को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो अगर एक दिन भी क्वेश्चन पेपर आपने खोला होगा तो आपको पता होगा कि जो ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस है वो कोर पार्ट है, हर बार पूछा जाता है कि सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस दिया होगा और उसी के कुछ सेक्शन को आपको ऑर्डर करके उसमें मीनिंगफुल आउटकम उसके निकालना है। दूसरा होता है फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने बताया कि क्लोज टेस्ट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। अगर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है तो मैं 100% बता रहा हूं, आपको रूल्स याद नहीं रहेंगे, सेंस वाली बात याद रही है ना। तो सेंस कैसे बनेगी, रीडिंग से बनेगी। उसके बाद में आपका ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस, क्योंकि पैरा जंबल्स जो है, पैराग्राफ है, उसमें जंबल्ड सेंटेंसेस होते हैं, S1 S2 जिसको बोलते हो, है ना। तो इसमें भी अपने आप को क्या करना है, उनको रीऑर्डर करना है, मान रहे हो भैया। फिर आता है कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंसेस, है ना। कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस भी एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स है, एक हिस्सा खाली होगा उसको आपको कंप्लीट करके जोड़ना है। फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टेस्ट है। यानी ये नाम बदल रहे हैं, तरीका वही है। इंट्यूशन पे काम होगा, है ना। इंट्यूशन पे काम होगा। इंट्यूशन कैसे बिल्ड होगी, केवल रीड करने से बिल्ड होगी। ये मैं फुल एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूं, किसी भी बैच को ज्वाइन करने से नहीं बनेगी। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी चीज है नॉन रीडिंग वाले टॉपिक, जैसे इडियम एंड फ्रेजेस हो गया। भाई रीडिंग करने से आप इडियम एंड फ्रेजेस को समझ सकते हो, मानता हूं मैं ये बात। दूसरा, इडियम फ्रेजेस के साथ में सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, सपोर्टिंग एरर हो गया, ठीक है। स्पॉट करना है आपको कि भैया इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर का एरर कहां पे है ना। लेकिन ये सारे काम करने के लिए एक तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वोकैबुलरी रीडिंग से स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर आप प्रोलॉन्ग्ड रीडर हो, ठीक है, परसिस्टेंटली रीड कर रहे हो, डेली रीड करते हो, तो वो तो है ही, वो तो अच्छा ही हो रहा है। आपकी अंग्रेजी शशि थरूर की तरह हो सकती है, क्योंकि शशि थरूर ने कभी डिक्शनरी खोल के नहीं देखी, चाहे आप उनका कोई भी इंटरव्यू देख लो, उन्होंने तो किताबें पढ़ी थी। भैया आपको भी किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास में एग्जाम के लिए टाइम बचा है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप कोई भी एक सेक्शन, कोई भी किताब का आप सेक्शन पढ़िए जहां पे वोकैबुलरी गिवन हो, क्योंकि यूपीएससी वही वोकैबुलरीज पूछेगा जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग वाली वोकैबुलरीज है। अब किसी का नाम नहीं, जैसे पिछले बार एक वर्ड डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, एनार्की एक वर्ड है ना। अब एनार्की को आप डिक्शनरी में थोड़ी ना देखने जाओगे, क्योंकि आप सराउंडिंग में अगर ध्यान से सुन रहे हो, आपने पॉलिटी को पढ़ा होगा, हिस्ट्री को पढ़ा होगा, या फिर आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स को, तो हर जगह यही मेंशन आ रहा है कि भाई एनार्की की सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, म्यांमार के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, और साथ ही साथ में और जो सीरियन कंट्रीज है। तो क्या है, अनार्की 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 अनार्की, और अनार्की का मतलब भी हमें समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन में पूछ ले तो क्या बुरा पूछ लिया भैया, है ना। तो यहां से ये कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद में प्रेपोजिशन आ गया, डिटरमिनर आ गया। यहां पे भी आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल डाटा आपके पास में होना चाहिए। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है, अभी तक नहीं थी, तब यहां पे रिक्वायरमेंट आएगी। लेकिन फिर भी मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि लगभग 70 क्वेश्चन आपके पास में पेपर के अंदर ऐसे होंगे जो कि आपकी रीडिंग स्किल से ही सॉल्व होंगे, है ना। रीडिंग स्किल से ही सॉल्व होंगे। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, 50 जो क्वेश्चन है ना, फिर आप बोलोगे कि भैया आपने तो बोला कि भैया एक बार रीडिंग, एक बार नॉन रीडिंग, और रीडिंग में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, तो भैया उनमें भी तो मेरे को टाइम चाहिए ना, सोचने का, दिमाग ठंडा करने का। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी खाली टाइम मिले और आपको लग रहा है कि आप दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा, क्योंकि आप रीड तो कर रहे हो लेकिन रीड बिटवीन द लाइंस नहीं कर रहे, ये तो डिफरेंस है। क्योंकि जब तक कंक्लूजन आपके दिमाग में नहीं जाएगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। सोल्व नहीं होगा तो भैया पेपर के अंदर चाहे आप सारा पेपर कर जाओ, गलती होगा, फिर तो मार्क्स कम आएंगे। इस टाइम पे क्या करना है, जब कोई चीज समझ में आनी बंद हो जाए तो 2 मिनट के लिए जहां जहां पे आपने गोले अभी तक टिक मार्क किया है ना, जो भी पेपर सोल्व किया, तो आप क्वेश्चंस को फिल करना शुरू कर दो। हर 10 क्वेश्चन के बाद में अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो भी आपका बतेरा भला हो जाएगा, काफी ज्यादा भला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप पेपर में जाकर के बैठ गए हो। अभी देखना स्थिति क्या है। पहले तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आपका सेंटर आपकी सिटी में नहीं है तो कोशिश करो कि एक दिन पहले ट्रेवल करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं,
क्योंकि जब आप सेम डे ट्रैवल करते हो तो ट्रैवल फटीग बहुत बुरी तरह की फटीग होती है। केवल इतनी मेहनत करके यार आपने 500-600 बचा लिए तो कुछ नहीं बचाया, आपने नुकसान ही कराया अपना। क्योंकि ट्रैवल फटीग में क्या होता है ना, बॉडी मोशन सिकनेस की सिचुएशन में आ जाती है, हर बॉडी लूज हो जाती है। कभी देख लेना आप पेपर उतना इफेक्टिवली सोल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूं कि एक दिन पहले आप ट्रैवल करो। अगर 10-15 मिनट का ट्रैवल है तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हो जो दूसरे सिटी में है तो चले जाओ किसी करीब वाले के पास में, आप स्टे कर लेना, कोई आफत थोड़ी ना है उसके अंदर। एक दिन पहले आप कर सकते हो। पेपर आपके सामने आया, सामने आते ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको कोई बताऊंगा, कहते हैं ना इफ समथिंग स्टार्ट्स वेल इट एंड्स वेल, ऐसे नहीं बोलते हैं ना। तो अपने को ये पेपर इफेक्टिवली स्टार्ट करना है खुशी के साथ में। खुशी के साथ में सबसे पहले OMR मिलते ही आपको जितना खुश हो सकते हो ना, खुश होना है। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि साइकोलॉजी में डोपामिन एक कंसेप्ट होता है ना। जिंदगी में सबको खुशी चाहिए, किसी को फोन चला के मिल रही है, किसी को किसी अपने चहीते आदमी से बात करके मिल रही है ना, किसी को कोई और काम करके मिल रही है, किसी सिगरेट बाज को बीड़ी पी के मिल रही है ना। हर आदमी को खुशी मिल रही है, तो अपने को क्या करना है, खुश होना है। अपने आप को खुश होना है कि हाँ यार इतने दिन के से पढ़ाई कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो जाएगा, ठीक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो आपको बोलना है ना वो याद करो। भगवान को याद करना है तब जाकर के उनके नाम से स्माइल कर सकते हो। अपने प्रेमिका को याद करना है, प्रेमी को याद करना है तो उनके नाम से स्माइल कर सकते हो। लेकिन स्माइल करो, स्माइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कॉग्निटिव थिंकिंग में साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि जब आप स्माइल करते हो तो अगर आपको जो चीज मुश्किल है ना वहां पे तिकड़म बिठाने में आपको हेल्प हो जाएगी। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा जल्दी एक्टिवेट होगा। समझ में आ गया। फिर दूसरे नंबर पे आता है कि OMR को ध्यान से भरना है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का दिमाग इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि वो हड़बड़ी के अंदर OMR भरते हैं। उस OMR भरने के चक्कर में जो क्वेश्चन रोल नंबर भरते हैं ना तो गलत भर देते हैं और फिर तिकड़म में लगे रहते हैं, अरे सर पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगा। उसकी वजह से अपना पेपर इफेक्टिवली सॉल्व नहीं कर पाते। तो दो चीज ये है, अगर आपने ये काम कर लिया तो मैं बता रहा हूं आप लोगों ने अपने आप को मेंटली रेडी कर लिया पेपर के अंदर। फिर उसके बाद में जब पेपर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है। आपको पता है कि 9 से 11 बजे, 9 से लेकर के 11 बजे पेपर कंडक्ट होने वाला है, ये आपको पता है ना। 9 से 11 बजे जब ये पेपर कंडक्ट होगा तो उस टाइम पर आप लोगों को पेपर खोलते ही स्माइल करना है, फिर से स्माइल करना और पेपर के अंदर गो थ्रू कर देना है, जिसको बोलते हैं फ्लिप करना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, एक चीज सोच के देखना, जब हम लोग गाड़ी रोड के ऊपर चलाते हैं, बार बार ब्रेकर आते हैं तो भाई हमारी स्पीड के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हमें चिड़चिड़पन भी होता है, इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है और फटीग भी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन एक सिंगल रोड के ऊपर अगर मेरे को कहीं पता है कि भैया फलानी जगह ब्रेकर है तो मैं अपनी स्पीड वैसे मेंटेन करूंगा, ना गाड़ी ज्यादा तेज भगाऊंगा ना स्पीड से भगाऊंगा। टूटे हुए रोड के ऊपर चलता हूं ना स्थिर स्पीड से, तो उससे क्या होता है, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। भाई है तो रोड वैसा ही है, जैम के अंदर भी है तो वैसा ही है ना। लेकिन इस चीज से यहां पे ये फायदा होगा कि जब आप पहले 5 मिनट के अंदर पेपर को ये देख लेते हो ना इफेक्टिवली कि भैया कौन कौन से टॉपिक नए आए हैं, तो उनको मार्क कर लो कौन कौन से टॉपिक नए आए हैं। आपको बाय द एंड ये पता चल जाएगा कि यार जो ये पेपर है ना इसके अंदर 85 to 90% पेपर ऐसा है जो कि हर बार रिपीट हो रहा है, यानी सोल्वेबल है। और अगर आपने ये फील कर लिया ना कि पेपर सोल्वेबल है तो आप कुछ भी कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, मैं सच बता रहा हूं आपको। तो इसलिए फ्लिप करना बहुत जरूरी है पेपर को, समझ में आया। कभी भी अब आप लोग अगर PYQ की प्रैक्टिस करते हो, कुछ और प्रैक्टिस करते हो, तो आप हमेशा अपने फेवरेट टॉपिक से पेपर को सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि पेपर तो पूरा ही सॉल्व करना है। तो हमेशा कोशिश करो अपने फेवरेट टॉपिक से सॉल्व कर लो। जैसे अगर मैं पेपर सॉल्व करूं तो मेरा फेवरेट टॉपिक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीड करना है, रीड करने के बाद में आपको उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालने और काम करना है। तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, जो फ्रस्ट्रेशन होनी होगी वो स्टार्टिंग में ही हो जाएगी, है ना। आपको जो सफोकेशन फील होगी माइंड के अंदर वो स्टार्टिंग में हो जाएगी। इजी लास्ट के लिए बचा लेना, क्योंकि दिमाग को कम जोर लगाना पड़ेगा। तो यहां से या फिर मैं कोई पैराजंबल को सोल्व करना शुरू करूंगा या सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सोल्व करना शुरू करूंगा, जहां पे ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होता है। तो ये तरीका। अब इनको भी कैसे सोल्व करना है, एक एक उसके ऊपर अपन लोग सेशन कंडक्ट करेंगे, वो भी मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। अब देखो फिर आता है भैया एग्जाम आ गया, राउंड वाइज तरीके से पेपर को सोल्व करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे आपने देखा कि भाई मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व कर रहा हूं, अब ये तो श्योरिटी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर 5-5 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं और क्वेश्चन 10 आ रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी ना कि 10 के 10 क्वेश्चन आप एक ही बार में सोल्व कर लो, है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर 8 भी क्वेश्चन सोल्व कर ले रहे हो
और 2 क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी 40 सेकंड 50 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है, तो अनसर्कल कर लो उसको। अनसर्कल करने के बाद में आगे बढ़ जाओ। बढ़ोगे तो कम से कम टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। और कई बार जब ज्यादा टेंशन इस वजह से भी होती है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए आगे आगे मेरे को ऊपर और प्रेशर आता जाएगा, तो अपने को टाइम बचाना इफेक्टिवली। इसलिए बोलता हूं कि सबसे पहले अपना फेवरेट सेक्शन जब करोगे तो टाइम भी बचेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो ये काम करना है। इसलिए बोल रहा हूं कि हमेशा फर्स्ट राउंड के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपके फेवरेट है, और जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे बेशक फेवरेट ही क्यों ना हो, ईगो के ऊपर नहीं लेना। टाइम वेस्ट करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर पूरा सॉल्व करना है, आपको ही करना है, बाद में आ जाएंगे। सर्कल करके आगे बढ़ जाओ। कैसे करना है आगे बताता हूं आपको। एक डेमो सॉल्विंग दिखा देता हूं, आंसर नहीं बताने वाला, मैं एक तरीका बताऊंगा जो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपने पेपर देखा, पेपर के अंदर आपने देखा ओहो भाई ये टॉपिक आया, यहां पे कुछ अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड मेरे को बताने हैं, यानी एंटोनिम है ये, तो एंटोनिम लिखा, और एंटोनिम के बाद में इसके बाद NR लिख दिया, मतलब नॉन रीडिंग बेस्ड है ये, डायरेक्टली फैक्चुअल डाटा मेरे से पूछा जाएगा। फिर यहां पे भी मेरे से कुछ यहां पे कुछ वर्ड्स पूछे गए जिनका मीनिंग पूछा गया है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का मेरे को कुछ लग रहा है, तो मैं भी इसको क्या बोलूंगा, नॉन रीडिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये चीज है ना कॉमन लैंग्वेज के अंदर आपको लिखनी है, जो भी आपने कॉमनली पढ़ा है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। अब देखो इसके बाद में यहां पे आया, यहां पे ये नया टॉपिक आ गया। अच्छा भैया मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी कि सिनोनिम जैसा कुछ लग रहा है इसे, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे ही कुछ है ना। तो इसमें भी और ये समझ में नहीं आ रहा तो वोकैबुलरी भी लिख दो, और ये भी नॉन रीडिंग है। उसके बाद में आगे बढ़ोगे तो ये देख लो यार, सेंटेंस रीअरेंज हो रहा है इसमें, है ना। सेंटेंस को, एक कॉमन सेंटेंस को रीअरेंज कर रहे हैं मीनिंगफुल वर्ड के लिए। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको लिखना है रीडिंग और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और बाय द एंड जब आप ये पूरे के पूरे पेपर पे लिखते चले जाओगे, पूरे पेपर को ऊपर पहले 5 मिनट में लिख देना, आपको महसूस हो जाएगा कि 90% पेपर आपको आता होगा। और जिस टाइम पे आपको ये महसूस हो गया कि 90% पेपर आज मेरे को आता है, तो भाई उस दिन ही आपका इंग्लिश ने आपने बहुत अच्छा कर दिया। क्योंकि सबसे पहले तो ये महसूस होना जरूरी है कि यार जो ये पेपर मेरे सामने आया है ये मेरे को आता है, तभी तो कुछ कर पाओगे। और मैं बैठा हुआ हूं लल्लू की तरह, और मैं हर 2 मिनट में फील कर रहा हूं भगवान आता ही कुछ नहीं, तो फिर क्या तो मैं सोल्व करूंगा, है ना। तो ये चीज आपने आपको समझ में आनी है। उसके बाद में आपको वापस आना है। मान लीजिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, ये 4-5 ऑप्शन है, आपको शायद कैमरे में क्लियर भी नजर नहीं आएंगे, ध्यान से देखना। मान लो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से मुझे नहीं पता क्या इसका आंसर है, ठीक है। मान लो कोई भी आंसर है, इसका मैंने आंसर दे दिया, या मुझे नहीं आता, पहले ये मान के चलते पहले 4 क्वेश्चन आएंगे नहीं। एनसर्कल करो, आगे देखो एनसर्कल कर दो, बिविलेंट एनसर्कल कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा है एनसर्कल करो, आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद में आगे चले जाओ, यहां पे जहां पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, मान लो इसका ऑप्शन सी मान लेते, हमें नहीं पता क्या है लेकिन सी मान लेते, क्लियर भी नहीं, ठीक है। तो एक चीज याद करके देख लेना, मान लो इसका जो भी आंसर है, सोच के देखना, जो भी इसका आंसर है उसको अपन लोगों ने मार्क किया, मार्क करने के बाद में यहां पे टिक कर दिया, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है, होते ना कुछ क्वेश्चन जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं, तो वहीं पे उसको काट दो। यानी कुछ भी हो जाए, अगर आपका वक्त से पहले पेपर क्लियर हो भी जाता है, तो एक कट आपको रोक के रखेगा, चाहे संसार की कोई शक्ति मेरे सामने आ जाए, मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा। क्योंकि आपके केस में ना, अगर आप आज भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, मैं 100% बोल सकता हूं मैक्सिमम लोग सिर्फ इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तुक्का कुछ होता नहीं, हवा कोई लगती नहीं, ओवर अटेम्प्ट करने के चक्कर में, ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में लालची हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करा बैठते हैं। और आपको पता है क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.27 मार्क्स हमारे कट जाएंगे, है ना। ये तरीका समझ में आया, ठीक है। इनके आंसर अलग अलग है, कभी इनको पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे, मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद में रीडिंग सेक्शन जो होगा, मतलब इसी तरह से अपन लोगों को पूरा पेपर अप्रोच करना है। और ये याद रखना कि रीडिंग, अगर मान लो आपने एक ये रीडिंग का टॉपिक सॉल्व किया, ये 5, अगर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सामने, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं बोलता हूं पहली केप में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करो, और अगली खेप में फिर 5 कर लो। क्योंकि दिमाग को जितना ठंडा रखोगे, रीडिंग नॉन रीडिंग, रीडिंग नॉन रीडिंग, रीडिंग नॉन रीडिंग, मैं बता रहा हूं आपका वक्त नहीं लगेगा। अगर ये भी नहीं हो रहा ना, कर भी दिया, तो हर बार में कोशिश करो कि 5 करने के बाद में, 5 क्वेश्चन करने के बाद में उनको एनसर्कल करना शुरू कर दो, ठीक है। इकट्ठे 5 सॉल्व कर लो, एनसर्कल करो, 2 मिनट का एब्जॉर्प्शन पीरियड मिलेगा, कूल डाउन पीरियड मिलेगा, आगे बढ़ जाओ, फिर से करना शुरू करो। समझ में आ गया। कोशिश करना इनको लगातार मत करना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है। जब आप अपनी मदर टंग से अलग टंग कोई भी पढ़ते हो ना, एक वक्त के बाद में आप सिर्फ रीड कर रहे होते हो, कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे होते हो, और ये पेपर ही है कंक्लूजन का, कंक्लूजन निकालने का। समझ में आ गया सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं भैया।
तो इतना ही था, ये याद रखना। अब अगले वीडियो के अंदर हम लोग रीडिंग टॉपिक के एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे, क्या तरीके हैं जिससे हम इफेक्टिवली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से सॉल्व करें। उसके बाद में पैराजंबल्स को सॉल्व करें, उसके बाद में सेंटेंस रीअरेंजमेंट को सॉल्व करो, क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं, उनको कवर करने के लिए इफेक्टिवली आपको कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि सीडीएस में अगर अच्छा परफॉर्म करना है, यह निहित बात है कि आप लोगों को इंग्लिश के अंदर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होने वाला सिलेक्शन। यह आप भी मानते हैं, हक से मैं भी मानता हूं इस चीज को, तो ये अपने को समझना पड़ेगा। अंत में सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भैया फ्री नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा जो ये फ्री नोट्स होते हैं और जो ये वीडियो से रेवेन्यू वगैरह आता है, वो आप जैसे स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए यूज होता है। क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रखी, हम लोगों ने चलाई थी प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना। मुद्दा है सही, अफोर्डेबल और एग्जैक्ट ज्ञान लोगों तक पहुंचाना, यानी जो गलतियां हम लोगों ने की आप लोग उसको रिपीट ना करें। तो गाइज, इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही था, आज इतना ही करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।